अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से एक शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और कबल इसके कि हम इस शो की तफसीलात में जाएं, इस चैनल को आप देखना और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना और उन्हें सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करना ना भूलिएगा। तो हमने गुज़िश्ता दिनों डॉक्टर अशफाक हसन ख़ान साहब से इंटरव्यू किया। नस्ट के प्रिंसिपल हैं। बड़ी उस इंटरव्यू की पजीराई हुई, उसके ज़रिए बहुत सारे सवालात भी उठे। कई लोगों ने उस पर एतराज़ भी किया कि डॉक्टर साहब ने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की, IMF के हवाले से एक इंतहा पसंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जो कि शायद बाहर के लोगों को, वो लोग जो IMF को कंट्रोल करते हैं, शायद उनको पसंद ना हो, या वो लोग जो IMF जैसे इदारों के, वर्ल्ड बैंक के बड़े करीब हैं। तो हमने सोचा, और बल्कि बहुत दोस्तों ने ये फरमाइश भी की कि डॉक्टर साहब को दोबारा इंटरव्यू करें और उनसे कुछ बुनियादी बातें हैं पाकिस्तान के मईशत के हवाले से वो पूछें। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू आपने दोबारा वक्त निकाला हमारे लिए। और इस गुफ्तगू का बुनियादी मकसद है लोगों की एजुकेशन, कि उनको जो पाकिस्तान के हालात हैं उसका सही मानों में पस मंज़र बयान किया जाए। तो पहले तो ये बताइए कि आप पे एक एतराज़ ये हुआ कि डॉक्टर अशफाक हसन ख़ान के ख़यालात बड़े एक्सट्रीम हैं, बड़ा उन्होंने IMF के हवाले से ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जिस पे बहुत लोग खुश नहीं होंगे, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी। तो क्या वो क्यों ये लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा एक्सट्रीम पोजीशन है? नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा है। मुझे खुशी है कि लोग इस प्रोग्राम को देखा और अपने राय का इजहार भी किया। पर्पस भी ये था। तो मैं थोड़ा सा उनको बता दूं। सबसे पहली चीज़ यह है कि मैं कभी भी IMF का मुखालिफ नहीं रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि IMF एक थॉरो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, और मेरी भी एक ज़िंदगी की ख्वाहिश थी। मैं आज बताना चाहता हूँ कि जब मैं PhD करके वापस आ रहा था तो मैं अपनी वाइफ को ले गया। मैंने कहा कि ये देखो, ये IMF है और मैं यहाँ पर आऊँगा नौकरी करने के लिए, ठीक है ना, तो इसको देख लो तुम पहले से। तो ये बहुत ज़बरदस्त इदारा है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े थॉरो प्रोफेशनल्स होते हैं वो। लेकिन जहाँ से IMF के लोगों ने तालीम हासिल की है, शायद अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं उनसे बेहतर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैं उनसे बेहतर टीचर से पढ़ा हूँ मैं, और शायद उनसे ज़्यादा मैंने पेपर भी लिखे हूँ, ठीक है। मेरा 11 साल का तजुर्बा भी है इस अदारे को हैंडल करने का, फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल टू द ऑपरेशनल। आपने मतलब वज़ारत ख़ज़ाना में थे, आप बराह रास्त नेगोशिएट कर रहे थे, डील कर रहे थे। तो जहाँ यह है कि मैं IMF एज ए अदारा इज़ अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन, लेकिन इसकी पॉलिसी से तो इख्तलाफ कर सकते हैं। अल्लाह ने अगर मुझे ये समझ बूझ दी है तो मैं उसकी पॉलिसी से तो इख्तलाफ कर सकता हूँ। उनकी सारी पॉलिसी से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन कम से कम 2 जो पॉलिसीज़ हैं उनके, उससे मुझे बहुत इख्तलाफ है। और मैं अभी जब बताऊँगा तो जो नाज़रीन जिन्होंने कहा कि मैंने बड़ा सख्त पोजीशन लिया हुआ है, वो फिर अपने जो ओपिनियन है उसको रिविज़िट करें। 2 क्या पोजीशंस हैं? देखिए, 2 उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, एक है करेंसी की डिवैल्यूएशन और दूसरा है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के रखना, ठीक है। उनका ये व्यू है। अच्छा, जब ये बातें करते हैं तो एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसको हम शिकागो स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, जहाँ पर एवरीथिंग इज़ अ मॉनेटरी फिनोमेना। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जिन्होंने ये बात सवाल रेज़ किया है, आई एम श्योर कि वो पढ़े लिखे हैं और उनको इन चीज़ों की समझ बूझ है, तो मैं वो क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। IMF का जो फ़लसफ़ा है वो बिलीव करता है शिकागो स्कूल ऑफ थॉट में कि एवरीथिंग इज़ अ मॉनेटरी फिनोमेना। चीज़ को वो पैसे की नज़र से देखते हैं, पैसे में तोलते हैं। तोलते नहीं है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो एक्सेसिव डिमांड की वजह से हुआ है। और एक्सेसिव डिमांड क्यों हुआ है? इसलिए कि हुकूमत ने बहुत ज़्यादा पैसा पंप कर दिया मार्केट में। जब मार्केट में पैसा ज़्यादा पंप किया है तो लोगों की जेब में पैसे चले गए हैं, एंड लोग गए और उन्होंने जाके ख़रीदारी शुरू की, एक्सेसिव डिमांड क्रिएट किया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। उसकी वजह से फिर इंपोर्ट में भी इजाफा होता है। जब खर्च कर रहे हैं तो इंपोर्ट भी इजाफा हो रहा है, तो उनके बैलेंस से पेमेंट को नुकसान पहुंचता है या मुल्क में अफरात ज़र होता है।
ये टेक्स्ट बुक में यही लिखे मिलेगा आपको। और टेक्स्ट बुक हम जो पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, वो किसके लिखे हुए होते हैं? पॉल सैमुसन के होंगे लिखे हुए, ग्रेगरी मैनकिव के लिखे होंगे, स्टैनली फिशर की किताब लिखे होंगे, जॉर्ज डॉर्नबुश एंड फिशर की किताब लिखी हुई होगी, यही किताब पढ़ाते हैं ना। तो ये सारे लोग जो हैं, ये तो एक वेस्टर्न वर्ल्ड को या अमेरिकन सोसाइटी के हिसाब से उन्होंने अपने ये चीज़ों को लिखा, उसी माहौल में पले बड़े, उसी माहौल, उनकी जो उसी नज़र से बाकी दुनिया को भी देखते हैं, थ्योरीज भी उसी हिसाब से डेवलप हुई है। हम एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं, हमारे यहाँ चीज़ें एक्सेसिव डिमांड की वजह से नहीं होती हैं, हमारे यहाँ सप्लाई साइड शॉक्स होते हैं। ठीक है, कभी क्रॉप फेल हो गया, कभी गवर्नेंस का इशू है कि लोग होल्ड कर लेते हैं, गंदम किसके पास होल्ड कर लिया, चीनी है होल्ड कर लिया, कीमतें बढ़ गई। अब इसके इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से इन्फ्लेशन कैसे कम होगा? आप सोचें ना कि अगर इस हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर आलू, प्याज, टमाटर, आटा, दाल, चीनी, इसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से क्या लोगों ने टमाटर कम इस्तेमाल कर देना है? और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो ख़त्म नहीं होगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तो ये तो गवर्नेंस की इश्यूज़ है ना। तो हम जैसे मुल्कों में इंटरेस्ट रेट इज़ नॉट द राइट इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। यहाँ गवर्नमेंट तो खुद IMF के प्रोग्राम में की वजह से ही बिजली की कीमत बढ़ा रही है, गैस की कीमत बढ़ाती है। जब वो गैस की कीमत, बिजली की कीमत बढ़ेगी, ये पास ऑन हो जाएगा। जब वो पास ऑन होगा तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बिल्डअप होगा। तो अब इससे इंटरेस्ट रेट को कैसे आप बढ़ाकर गवर्नमेंट के हाथ को कैसे रोकेंगे आप कि नहीं ये काम ना करो? तो और एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे उजरतें बहुत कम हैं पहले ही से, ठीक है ना। फिर आप अमेरिका खुद तो डॉलर छापता है, इसलिए वो तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन तो इशू नहीं है ना उनका, ना उनका बजट के खसारे का कोई इशू है, किसी चीज़ का इशू नहीं है। तो इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट वहाँ के लिए है वो हमारे यहाँ वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो हमारा मर्ज किसी और वजह से है और मेडिसिन हम गलत लिए चले जा रहे हैं। इसी तरीके से करेंसी के डिवैल्यूएशन है। थ्योरी में हमने पढ़ा है कि जनाब मार्शल लर्नर कंडीशन एक होता है कि सम ऑफ एक्सपोर्ट इलास्टिसिटीज एंड इम्पोर्ट इलास्टिसिटीज आर ग्रेटर देन यूनिटी। मैं टेक्निकल बात है, लोगों के लिए कह रहा हूँ जो शायद समझ जाएं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में डिवैल्यूएशन करके एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकते। क्यों? उसकी वजह यह है, हम जैसे तरक्की पजीर मुल्कों में कि हमारे यहाँ ये इकॉनमी जो है इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकॉनमी है। हमारी इंडस्ट्रीज जो है डिपेंडेंट है इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पे, इम्पोर्टेड मशीनरी पे, इम्पोर्टेड कैपिटल गुड्स पे, इम्पोर्टेड इक्विपमेंट पे, इम्पोर्टेड एनर्जी पे, हर चीज़ इम्पोर्ट करते हैं। तो जब आप करेंसी को डिवैल्यू करेंगे, लैंडेड कॉस्ट ऑफ ऑल दोज इम्पोर्टेड इनपुट्स विल गो अप। तो आप तो कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं होंगे। यानी जो खाम माल जो हम मंगवाते हैं बाहर से मुख्तलिफ सनतों के लिए, उसकी खुद बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम कैसे कम्पीट करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में? हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो डिवैल्यूएशन ने क्या किया? उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी साथ साथ हम बढ़ाते हैं। आप देखें कि एक तरफ हम डिवैल्यूएशन करके इन्फ्लेशन को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और जब वो क्रिएट हुआ तो हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर हम उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोधारी तलवार है ये? नहीं, ये बिल्कुल एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी है पॉलिसी। ये मैं कह रहा हूं, जब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे उसका बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो हमने डिवैल्यूएशन करके उसके तमाम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया, उसके रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ाई, उसके एनर्जी की प्राइसेस बढ़ाई, उसके इंटरेस्ट कॉस्ट को बढ़ा दिया। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर होगा जी मिनिमम वेज को भी बढ़ाया जाए। ठीक है, तनख्वाहें बढ़ाओ, तो हम उसके वेजेस को भी बढ़ाते हैं। तो हम हर वो काम करते हैं जिससे वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़े और वो इंडस्ट्रीज नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाए इंटरनेशनल मार्केट में। एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ेगा फिर हमारा। नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने तो ये दोनों शराइत तो पूरी कर ली हैं। कर ली है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं IMF का मुखालिफ नहीं हूँ, IMF की पॉलिसीज़ का मुखालिफ हूँ। अब मैं एक और आपको बता देना चाहता हूँ उन्हीं के लिए। देखें, ये $6 बिलियन का IMF का प्रोग्राम था। इसको ये जून 2022 में ख़त्म हो रहा था।
सितंबर 2022 में ख़त्म हो रहा था। हमने इसमें 9 महीने का इजाफा किया और $500 मिलियन बढ़ाकर $6.5 बिलियन किया है। इस $6.5 बिलियन में अभी तक गालिबा हमें कोई 5 बिलियन के करीब, 4.5 बिलियन के करीब मिला है। ठीक है, इसकी कीमत क्या है, आप ये वजाहत करना चाहते हैं? कि इसकी कीमत चुकाई है, मेरे नाज़रीन परेशान हो जाएंगे। $101 बिलियन। वो कैसे? इंटरेस्ट कॉस्ट से तकरीबन हमने $26 बिलियन का इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की वजह से हमारा इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया, और ये सबसे बड़ा बजटरी आइटम भी है। तो आप देखें कि विदाउट बोरिंग एनीथिंग, सिर्फ इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से, मैं रुपये में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, जुलाई 2018 से लेकर दिसंबर 2022 तक, इस 4.5 साल में सिर्फ इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर हमने $26 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ाया है। करेंसी को डिवैल्यू करके हमने पब्लिक डेट में $75 बिलियन का इजाफा किया। लेकिन जो डोमेस्टिक मतलब मकामी जो कर्जा है बैंकों से लिया गया है, हम इसको डॉलर में क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि हमारे नहीं, मकामी कर्जे को तो नहीं ले रहे हैं। देखें, हमारा जो जिसको हम डेट कहते हैं, पब्लिक डेट या नेशनल डेट, सर हुकूमत का जो कर्जा है, उसमें डॉलर कंपोनेंट भी है, उसमें रुपए का भी कंपोनेंट है। तो मैं रुपए के कंपोनेंट को नहीं ले रहा हूँ, मैं डॉलर कंपोनेंट के ले रहा हूँ। फ़र्ज़ कर ले कि आज मेरा कर्जा जो है $1 का है, ठीक है, और मेरा एक्सचेंज रेट जो है $1 इज़ इक्वल टू $100, तो मेरे पास जो वो $100 का कर्जा हो गया। मैंने $1 और बोरो नहीं किया है, करेंसी 100 से $200 पे चला गया, तो मेरा कर्जा बैठे बैठे 200 हो गया, 100 से 200। ठीक है, तो विदाउट बोरिंग ए सिंगल डॉलर वी एडेड $75 बिलियन वर्थ ऑफ पब्लिक डेट। ठीक है, और 26 बिलियन जो है आया है हमारे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर $101 बिलियन। और अभी IMF का प्रोग्राम चल रहा है। अभी मैंने जो जनवरी और फरवरी और ये मार्च में जो इक़दाम हुए हैं, इसको तो मैंने शामिल नहीं किया है, क्योंकि डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। ये क्वार्टरली डेटा आता है, जब ये मार्च के महीने में आएगा डेटा, तो फिर हम देखेंगे कि क्या हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कैसा सौदा है कि $6 बिलियन IMF के प्रोग्राम्स के लिए हमने $100 बिलियन के अपने ऊपर कर्ज के शक्ल में और इंटरेस्ट पेमेंट की शक्ल में चढ़ा लिया बोझ। लेकिन उसके अभी तो इसके बाद हम और भी कर्जा लेना चाहते हैं, और मौजूदा रात में हुकूमत ने तमाम शराइत भी पूरी कर ली हैं, उसके बाद भी मामला अटका हुआ है। ये थ्रू क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल अच्छा है। अभी आपने श्रीलंका का देखा होगा, श्रीलंका के जो मसाइल हुए हैं वो पिछले साल हुए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम लेट जनवरी अर्ली फरवरी से शुरू हुआ था मसला उनका, और 12 अप्रैल को जाकर उन्होंने अपनी इंसॉल्वेंसी का डिक्लेयर कर दिया था कि हम अब कर्ज नहीं अदा कर, डिफ़ॉल्ट की जिसको कहते हैं, मतलब कर्ज देने के काबिल नहीं रहे, वो कर्ज वापस करने के काबिल नहीं रहे। ऑफिशियली डिफ़ॉल्ट किया 12 अप्रैल 2022 को। उसके बाद से हम मार्च में आ गए हैं ना, 1 साल तकरीबन हो गया है। क्यों नहीं उनका हुआ? वो भी तो IMF पे तो बहुत पहले चले गए थे। उसकी वजह यह है कि जितने श्रीलंका को पैसे की ज़रूरत है उसके माली साल में, वो फाइनेंसिंग गैप जो है वो ब्रिज नहीं हो पा रहा है। IMF इतना पैसा दे नहीं सकता है, तो उसको उन्होंने फिर चीन के साथ में, हिंदुस्तान के साथ में और दूसरे मुल्कों के साथ में जो उनका कर्ज था उनकी रीस्ट्रक्चरिंग कराई है, कहीं से और एडिशनल पैसे के उनको एश्योरेंस दिया गया कि चलो हम और दे देंगे। ये जब IMF को ये तमाम उससे उसकी सेटिस्फैक्शन हुई है, तो अब उनके केस को 30 मार्च को वो अपने बोर्ड के सामने लेकर जाएंगे। पाकिस्तान के साथ एग्जैक्टली यही है कि हमें 8 से 10 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है जून तक में। ये हमारा गैप है फाइनेंसिंग, ठीक है। ये गैप पूरा कैसे होगा? IMF तो $1 बिलियन देगा हमें, तो ये बाकी पैसे कहाँ से आएंगे? दोस्त ममालिक से। तो वो तो यही तो कह रहे हैं। हमने उनको ये कहा कि यहाँ से आ जाएंगे, वहाँ से आ जाएंगे, इधर से आ जाएंगे, ये रीस्ट्रक्चर हो जाएगा, ये माफ़ हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो वो कहते हैं कि उनसे लिखा कर दे दो। तो जब तक हमने इस फाइनेंसिंग गैप को कैसे फिल करना है, उस वक्त तक ये जब
जब हम देंगे और IMF सेटिस्फाई होगा कि हाँ जो पाकिस्तान ने बताया है ये फाइनेंसिंग गैप को इस तरीके से पूरा किया जा रहा है, फिर ये हमारा प्रोग्राम होगा, फिर वो बोर्ड में लेकर जाएंगे। टिल सच टाइम हम कहानी वानी देते रहेंगे, ये हो गया है अभी मुज़ाकरात। डॉक्टर साहब तो काफ़ी देखिए दहानियाँ करवा रहे हैं। तो वो कब से नहीं करा रहे हैं, वो तो डे वन से करा रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा तो कोई जानता ही नहीं IMF का हैंडल करना। तो मुझे तो मेरा ख्याल है IMF उनका भी इम्तिहान ले रहे हैं। नहीं, देखें बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि IMF एक बहुत ही प्रोफेशनल अदारा है, और जब आप गिरे हुए हों तो फिर आप इतनी अकड़ के बात नहीं करते कि मैं उनको देख लूँगा वो क्या है, ये ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ये बातें नहीं होती हैं, ये किसी फिनेंस मिनिस्टर को जेब नहीं देता। अच्छा ये बताएं कि मौजूदा हालात में तो जो हम देख रहे हैं कि जो कैश इनफ्लोज आए हैं, जितने मतलब अमली तौर पे रकम जो पाकिस्तान को वसूल हुई है वो चीन से आए हैं, जबकि दूसरी तरफ से हमें सिर्फ शराइत मिली हैं। तो क्या ये कोई आपके नज़दीक ऐसी कोशिश थी कि चीन के हिसार से पाकिस्तान को निकाला जाए और उसको मजबूर किया जाए कि चीन से जो पैसे आने हैं उससे आप फ़िलहाल हाथ उठा लें, ताकि मजबूर हो पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ मगरिब की तरफ, अमरीका की तरफ देखने पे? देखें, मैं इसके जवाब सिर्फ ये दूंगा, माइक पॉम्पियो का स्टेटमेंट कोट कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में माइक पॉम्पियो वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वज़ीर ख़ारिजा थे अमेरिका के, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा था जब हम IMF के साथ बातचीत करने के लिए जा रहे थे ना, जब ये इमरान खान की हुकूमत आई, तो फिर हम जब बातचीत शुरू कर रहे थे उस वक्त माइक पॉम्पियो ने क्या कहा था, और मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ, मेक नो मिस्टेक, वी विल नॉट अलाउ IMF टू लेंड मनी टू पाकिस्तान टू रीपे चाइनीज़ डेट। ये बड़ी मशहूर हुई थी बात, ठीक है ना। वाई चाइनीज़ डेट, इन्होंने सिंगल आउट किया चीन को। तो वो ठीक है, उनके एक ग्लोबल लेवल पे चाइना के साथ एक उनका एक स्ट्रेटेजिक नेचर के वो क्या कहते हैं कि लड़ाई शड़ाई चल रही है। हम छोटे से मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, हमें खामखा उसके में रगड़ना मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश यही है कि ताल्लुकात हमारे, देखें चीन के साथ हमारे बड़े स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात 1960 से चले आ रहे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान ने ही तो एज ए ब्रिज बना था अमेरिका और चाइना को मिलाने के लिए, पाकिस्तान ने ब्रिज का किरदार अदा किया था, बिल्कुल ठीक है। हम हमेशा अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात रहें, आज भी हमारी पूरी कोशिश है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में छोटे मुल्कों को के साथ जो है वो ज़ीरो सम गेम नहीं होता है कि आइदर यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस, ये नहीं होना चाहिए। हम छोटे मुल्क हैं, हमें तो ज़रूरत है, उनके भी हाथ के सहारे के हाथ की ज़रूरत है, चीन के भी हाथ की ज़रूरत है। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक बैलेंस मेंटेन करें। देखिए भारत ने मौजूदा हालात में बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी, देखिए भारत उन्होंने अमेरिका की भी बात नहीं सुनी, रूस के साथ ताल्लुक़ नहीं तोड़ा। देखिए वो कर सकता है, उसकी वजह यह है कि एक तो उनके घर में कोई आग नहीं लगी हुई है, लोग उनके यूनाइटेड हैं। छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है, लेकिन मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक यूनाइटेड कौम है वो, ठीक है। और बहुत बड़ी इकॉनमी भी है, दुनिया के चौथी पाँचवीं बड़ी इकॉनमी है, तो उसको कौन नाराज़ कर सकता है। जिस जो एक 1.4 बिलियन की मार्केट हो, उस मार्केट को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। हमारे घर में आग लगी हुई है, हमारा घर खुद ही अनस्टेबल हुआ है। दुनिया इस वक्त हमसे आगे पीछे हटने की कोशिश कर रही है कि ये आग के छींटे हमारी तरफ ना आ जाए। हर मुल्क खुद को बचा रहा है, हमसे बचा रहा है। तो इसलिए हिंदुस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का उनको पता है, और वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कार्ड अपना इस्तेमाल किया है। उसने दाद देना चाहिए जयशंकर साहब को कि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को ज़बरदस्त चलाया है। हमारे यहाँ आप देखें कि कोई क्या है, मतलब नहीं, हमारे वज़ीर ख़ारिजा मेहनत तो बड़ी कर रहे हैं, बड़े दौरे कर रहे हैं। दौरे से अगर काम हो जाता तो फिर तो मेरे ख्याल में किसी वज़ीर ख़ारिजा ने इतने दौरे नहीं किए। उन्होंने ऐसे ऐसे मुल्कों का भी दौरा किया जिसका मैंने कभी नाम नहीं सुना था। हाँ, हो सकता है कोई नया रिकॉर्ड कायम करना चाहते हो। ये बताएं जिस अंदाज से पाकिस्तान के ऊपर अब कर्ज़ों का बोझ बढ़ रहा है, जितनी शराइत पाकिस्तान ने
मान ली हैं, ये तो नहीं लगता कि पाकिस्तान की कौमी सलामती बराह रास्त खतरे में पड़ जाती है जब इस नौयत के कर्जों तले मुल्क दबा हुआ हो? मैं उन भाइयों के साथ में जो दोस्त हजरात हैं हमारे, जिन्होंने कमेंट्स किया है कि मैं बड़ा एग्रेसिव मेरा स्टांस होता है, अभी तो एक ही मैंने बताया कि कितना कर्ज हम पे चढ़ा है। ये जो पॉलिसीज़ है IMF की, जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के रखने की है, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी को डायरेक्ट इस पे इसका इम्पैक्ट है। देखिए, हमने दिस इज द 22nd प्रोग्राम जो हम IMF के साथ कर रहे हैं। 21 प्रोग्राम में कभी भी प्राइमरी सरप्लस अचीव करना ये टारगेट नहीं था। हमेशा बजट के खसारे को एक हद तक रखना, कम रखना, ये टारगेट हुआ करता था। ये पहला प्रोग्राम है जहां पर कहा गया कि नहीं, यू हैव टू अचीव प्राइमरी सरप्लस। अब प्राइमरी सरप्लस क्या होता है कि जो टोटल रेवेन्यू है ना, टोटल रेवेन्यू सूबों को जो भी हम NFC अवार्ड के शेयर दे देते हैं और उसके बाद जो पैसा बचता है वो फेडरल गवर्नमेंट के रेवेन्यू कहलाते हैं। वो जी फेडरल क्या हो गया ना, सूबों का हिस्सा दे दिया। फेडरल गवर्नमेंट के जो है 3-4 बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक है डेट की सर्विसिंग करना, एक है डिफेंस, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें, सो कॉल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 4 बड़े चीज़ें हैं। कुछ सब्सिडीज़ वगैरह भी आ जाते हैं इसमें। तो इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा बढ़ा कर हमने हालत ये कर दी है कि जितना भी हम रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं उसमें सूबों को देने के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट का शेयर बचता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट को फाइनेंस करता है और उसके अलावा 39% ऑफ योर डिफेंस बजट। तो 61% ऑफ योर डिफेंस बजट इज ऑन बोरोड रिसोर्सेस। योर एंटायर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ऑन बोरोड रिसोर्सेस। तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं ऑन बोरोड रिसोर्सेज। जो भी सब्सिडी दे रहे हैं ऑन बोरोड रिसोर्सेज। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो हम पैसे हेलीकॉप्टर से घरों में गिरा रहे होते हैं ऑन बोरोड रिसोर्सेज। तो जिस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी ऑन बोरोड रिसोर्सेज पे हो उसकी क्या नेशनल सिक्योरिटी रहेगी। मैं अपने नाज़रीन के लिए बता देना चाहता हूँ कि जब भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1% अपना पॉलिसी रेट को बढ़ाता है 1% बढ़ाता है 250 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है एक साल के अंदर में। 250 बिलियन। अभी हमने 17 से 20 किया 3%। एक साल में इसकी इम्प्लीकेशन 750 बिलियन है। क्या आप एक साल में इतना रेवेन्यू एडिशनल इकट्ठा कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पर उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अभी खातून, उन्होंने कहा था किसी इंटरव्यू में कि पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपने टैक्स के नेट को ब्रॉडन करे, अमीरों पर टैक्स लगाए और गरीबों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। मैं उनसे कहता हूँ आपकी बात 200% में एग्री करता हूँ। मैडम, ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के रखने की पॉलिसी से अपने स्टाफ को अगर मना कर दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप तो एक झटके में 750 बिलियन का कॉस्ट हम पे चढ़ा दिया। हम रेवेन्यू 750 बिलियन कैसे इकट्ठा कर सकते हैं एक साल के अंदर में? और एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे बड़े बड़े कारोबारी लोग टैक्स नहीं देना चाहते, GHQ पहुँच जाते हैं सलाह मशवरे के लिए, टैक्स बचाने के लिए, और तवीलुल मायाद नुक्ता नज़र से यहाँ पे पैसा नहीं लेके आते बल्कि पैसा उन्होंने अपना बाहर पार्क किया हुआ है। हमें तो बड़े बड़े घराने हैं जो कि कई अरब डॉलर यहाँ पे ला के कम से कम डिपॉजिट तो कर सकते हैं। फिर यह है कि जब ऐसे मौके पे जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाए, आपका इस साल हमारा अगर ग्रोथ रेट 1-1.5% हो जाएगा तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। तो जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी मईशत का पहिया ही नहीं घूम रहा है तो टैक्स कहाँ से लेकर आएंगे? अगर मैं इतने IMF वाले मुझसे नाराज़ होते हैं तो मैं 15 मार्च को IMF के साथ, IMF वाशिंगटन के साथ मिल के मेरा अपना नस्ल जो है एक कॉन्फ्रेंस कर रहा है जिसको मैं अरेंज कर रहा हूँ। मैं भी स्पीकर होऊंगा, IMF के लोग भी उसमें स्पीकर होंगे। तो अब आप खुद सोचें कि अगर मैं इतने सख्त साथ बात करके उनको नाराज़ कर रहा हूँ तो वो मुझसे आके कहेंगे कि आए हम मिल के एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। नहीं, ये भी बड़ी एक ज़बरदस्त बात है कि जो एक्सपर्ट्स है वो एक्सपर्ट की बात को समझता है और
ये एक इल्मी बहस है, हर एक का अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन बुनियादी एतराज़ ये है कि अगर आप जब शरह सूद बढ़ाते हैं तो उससे मईशत का पहिया जो है उस पर कितना बड़ा असर पड़ता है कि उसके ज़रिए कीमतों में इजाफा कंट्रोल नहीं होता बल्कि कीमतें बढ़ाता है, उससे बेरोज़गारी बढ़ती है, उससे पैदावारियत कम हो जाती है। तो लिहाजा उसमें और जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये बराह रास्त कौमी सलामती के लिए एक ख़तरा बन जाता है। यानी जब अगर आपके पास पैसे देने, पेंशन्स के लिए पैसे नहीं हैं, आपको अपनी दरामदात के लिए पैसे नहीं बचते हैं, तो ज़ाहिर है फिर आपकी, और ख़ास तौर पे अगर आपका दिफाई बजट जो है वो भी मांगे के पैसे से चल रहा है, तो ज़ाहिर है फिर आपकी कौमी सलामती तो धरी की धरी रह जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।